और बच्चों मिजाज कैसे? बढ़िया। चलिए बेटा, फिजिक्स 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1 लेक्चर 15। ठीक है, लेक्चर 14 में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का विजुअलाइजेशन कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिखती कैसी है। तो अब आगे बात करते हैं कि भाई अब जो आज हम टॉपिक लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हम थोड़ा एरिया के बारे में बात करें। एरिया ए या एस लिख दें। मैं अभी आपको बताने वाला हूं एरिया यहां पर इस पर्टिकुलर रेफरेंस में वेक्टर की तरह काम करेगा। तो वेक्टर अगर मैंने यहां लगा दिया, ठीक है। अब यहां ध्यान रखें, जैसे बेटा फिजिक्स में बहुत कम रेफरेंसेस ऐसे हैं, खास तौर से ऐसा वहीं पर है जहां पर एरिया वेक्टर है, यानी जहां पर फोर्स फील्ड होती है वहां पर एरिया को हम वेक्टर की तरह कंसीडरेशन में लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं कि भाई जैसे इस रूम के अंदर मैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करता हूं। क्या करता हूं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करता हूं। तो और मैं एक कॉपी ले लेता हूं। जैसे बेटा मैंने कहा इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है। ठीक है, अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि एरिया जो है व्हाई इट इज वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जैसे इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब मैंने एरिया ऐसे प्लेस कर दिया, इट हैज एरिया ना, ये सरफेस एरिया है, मैंने इसको यहां प्लेस कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी कैसे है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइन के फॉर्म में बनी हुई है। ठीक है, इसका मतलब जब मैं एरिया को ऐसे रखूंगा तो कुछ फील्ड लाइंस इसके आर पार गुजरेंगी थ्रू दिस एरिया, इसके आर पार हो जाएंगी, यहां से आएंगी, ऊपर निकल जाएंगी। ठीक है, अगर मैं एरिया का ओरिएंटेशन चेंज करूं, अब मैं ऐसे ओरिएंटेशन करूं, तो अब जो पास होने वाली फील्ड लाइंस है उनका नंबर डिक्रीजेस, और मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाता हूं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया एट दिस इंक्लिनेशन डिक्रीजेस। नाउ इन दिस केस, अब मैं ऐसे रख लेता हूं, ठीक है, इन दिस केस नो फील्ड लाइन विल पास थ्रू दिस एरिया। कोई भी फील्ड लाइन ऐसे नहीं आ रही जो इसके आर पार निकल सके, इधर से आके उधर निकल सके या इधर से जाके उधर निकल सके। पैरेलल हो जाएंगी फील्ड लाइंस इसके, लेकिन इसके आर पार नहीं निकलेगी। तो इसलिए बच्चों एरिया का जो ओरिएंटेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिया की सिर्फ लेंथ इनटू ब्रेथ वैल्यू, इसी से काम नहीं चलने वाला। इस पर्टिकुलर रेस्पेक्ट में एरिया का ओरिएंटेशन मींस इसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने कहा फिजिक्स के कुछ कॉन्टेक्स्ट में, खास तौर से जहां फोर्स फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, ऐसी फील्ड में अगर एरिया की कंसीडरेशन होती है, एरिया वहां लिया जाता है, तो उसको हम वेक्टर कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब बेटा जैसे वेक्टर है जैसे मान लो ए वेक्टर या एस वेक्टर, मैं हाल फिलहाल मान लो एस वेक्टर यूज कर रहा हूं। अब एस वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, तो भाई डायरेक्शन जरूर होगा उसका, क्योंकि वेक्टर है। तो हमेशा जान लीजिए इसका जो डायरेक्शन होता है ये इट इज अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल। किसके अलोंग होगा? आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग होगा। इस आउटवर्ड नॉर्मल को मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं, जैसे मैंने एक क्यूबिकल या एक क्यूब ले लिया या क्यूबिकल स्ट्रक्चर ले लिया। मैंने क्या ले लिया बच्चों? एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर ये ले लिया। ठीक है, अब इसके मैंने 6 फेसेस ऐसे बना दिए। इट हैज 6 फेसेस और 6 सरफेसेस। ठीक है बेटा, अब यहां पे मैंने क्यूब ले रखा है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई जैसे ये पर्टिकुलर एरिया, दिस फेस जो मैंने शेडेड किया है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो मैंने लिखा आउटवर्ड नॉर्मल। तो यानी बाहर जो नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है ये अंदर की साइड में नहीं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, ये नॉर्मल, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये नॉर्मल विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया। अब मैंने कहा कि चलो अब इस एरिया का डायरेक्शन मार्क करते हैं
कि भाई इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, इस तरफ नहीं ना ऊपर, ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल टू दिस सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया। मैंने कहा चलो टॉप, जो टॉप सरफेस है यानी ये वाला, इस सरफेस या फेस का एरिया का डायरेक्शन, इट इज एरिया, इसका डायरेक्शन होगा आउटवर्ड नॉर्मल, यानी आउटवर्ड नॉर्मल बच्चों ये हो गया। ऐसे ही मैंने कहा भाई फ्लोर का, इसका एरिया ये फ्लोर का एरिया, ये इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, ऐसे बना दिया, यानी ये भी डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। तो इस तरीके से हम यहां पे एरिया के डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। इट इज अलोंग, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। अब बेटा यहां पर आप जानते ही हो, कोई भी वेक्टर अगर मैं लिखता हूं, जैसे वेक्टर ए, ए वेक्टर को मैं इंडिकेट करता हूं तो कैसे लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इंडिकेटेड बाय इट्स यूनिट वेक्टर ए कैप। अब ऐसे ही मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई एरिया मान लो एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पूरा एरिया एस है, वैल्यू कितनी है एस। अब मैंने इस पर एरो चिपकाया, तो पहले इसका मुझे मैग्नीट्यूड एस लिखना पड़ेगा, अब इसका डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। इसका डायरेक्शन मेंशन करूंगा तो आउटवर्ड नॉर्मल, इसका यूनिट वेक्टर में एन कैप लगा दूंगा, नॉर्मल एन, ठीक है, नॉर्मल का एन, तो एन कैप यूनिट वेक्टर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो बेटा यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, एस एन कैप, यानी वेक्टर एस इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर एन कैप, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बच्चों जैसे मान लो मुझे छोटे से एरिया की जरूरत पड़ रही है, बहुत छोटे से एरिया की, मैंने चूज कर लिया कि भाई ये बहुत छोटा सा एरिया, यहां लिख देता हूं, मैं यहां बना लेता हूं, ये छोटा सा एरिया, ये बहुत छोटा सा एरिया है। जो छोटा एरिया होगा इसकी वैल्यू डीएस के बराबर, वैल्यू क्या है डीएस, डायरेक्शन क्या होगा, अगेन इसका डायरेक्शन भी आउटवर्ड नॉर्मल, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेड बाय एन कैप। अब मैं डीएस को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो डीएस वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, मैग्नीट्यूड डीएस, ठीक है, और यूनिट वेक्टर एन कैप। तो हम इस तरीके से अगर बड़ा एरिया कंसीडरेशन में है तो एस वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड एस एन कैप, अगर छोटा एरिया है डीएस वेक्टर डीएस एन कैप, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरिया के बारे में डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं कि भाई एरिया का डायरेक्शन हमारे पास ये होता है, ठीक है। अब एक बात और कर लें, जैसे एक टर्म हमने यूज किया, ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उससे रिलेटेड अगले नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड एक गॉस थ्योरम स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है बच्चों, हम किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी उसके बारे में। तो बेटा जैसे मैं एक टर्म को और यूज कर लूं, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। अब जैसे एक सर्कल बनाता हूं मैं, ये बच्चों सर्कल है, ये इसका सेंटर, ये इसका रेडियस ए पॉइंट। अब मैं कहा ए से मैं आ गया बी पॉइंट पर, हम यहां पर आ गए, तो ये जो एंगल मेजर होगा इट इज प्लेन एंगल, ऐसे ही लिख रहा हूं मैं 60 डिग्री, तो इट इज प्लेन एंगल, ये प्लेन में है सर्कल, सर्कल 2 डायमेंशनल होता है, प्लेन एंगल, ठीक है। अगर मैं ऐसे एंगल की बात करूं जैसे आइसक्रीम का कोन, एकदम मुंह में पानी आ जाता है आइसक्रीम के नाम से ही, ठीक है। तो अब जैसे आइसक्रीम का कोन है बच्चों, तो ये जो एंगल है इसे हम पकड़ते हैं ना, यो करके, यो पकड़ेंगे, ठीक है। चलो आइसक्रीम भी बना दूं आपके लिए, ये आइसक्रीम बना, तो अब मैं इसको यहां पे पकड़ूंगा, तो ये जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये पूरा सॉलिड एंगल हाथ में आ जाएगा, इट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। ये प्लेन एंगल है और ये सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। तो जो सॉलिड एंगल होता है इसको हम, जैसे प्लेन एंगल है उसका एसआई यूनिट क्या लिखते हैं, उसका एसआई यूनिट हम लिखते हैं रेडियन। किसके लिए, प्लेन एंगल के लिए, प्लेन एंगल, ठीक है। और सॉलिड एंगल के लिए हम लिखते हैं स्टेरेडियन। क्या लिखते हैं बच्चों, स्टेरेडियन के बराबर लिखते हैं, ठीक है।
अब यहां पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, जैसे मैं ये थीटा से रिप्रेजेंट करता हूं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां बेटा एंगल को हम ओमेगा से इंडिकेट कर देते हैं। किससे शो कर देते हैं? ओमेगा से। सॉलिड एंगल को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर बहुत छोटा एंगल बन रहा है तो मैं डी ओमेगा लिख सकता हूं। वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल सॉलिड एंगल, बहुत छोटा सॉलिड एंगल है तो डी ओमेगा लिख दिया जाएगा। ठीक है। अब जैसे मैं यहां पे प्लेन एंगल को रिलेट करता हूं, एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, ये प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही हम सॉलिड एंगल के बारे में इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इस सॉलिड एंगल के बारे में जैसे मैं यहां पर डायग्राम बनाऊं भाई, अब ये मैंने गोला बना लिया, स्फीयर, नॉट सर्कल। ये तो सर्कल है यहां पर, ये क्या है? सर्कल। ये क्या है? स्फीयर। ठीक है, और ये इसका हो गया सेंटर। तो बेटा यहां पे मैंने कोई एरिया चूज कर लिया, ये एरिया, इट इज ऑन द सरफेस नॉट इनसाइड, क्योंकि ये हमारा 2 डायमेंशनल है, इसलिए तो मैं यहां बना देता हूं कि भाई ये सेंटर पर ये एंगल इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर बेटा यहां पर एरिया में ए मान लूं, ये एरिया ए है और रेडियस आर है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा सॉलिड एंगल, जिसे मैं ओमेगा लिख रहा हूं, तो ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, यानी एरिया ए रेडियस आर स्क्वायर, तो ओमेगा ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, अगर बेटा मुझे बहुत छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल इंड्यूस कर रहा है, तो आई कैन राइट डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अभी तो यहां पे रेडियस वेक्टर जो है यानी पहले इसको यहां क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए, अब बेटा जैसे अगर मैं यहां पर इसको और इलैबोरेट करूं कि भाई ये मेरे पास स्फीयर है, गोला स्फीयर। ठीक है, अब यहां पे ये मैंने एरिया ये चूज किया, यहां ज्वाइन कर दिया, ये क्या बन रहा है मेरे पास? दिस इज सॉलिड एंगल ओमेगा। बेटा अगर मैं यहां पर इस डिस्टेंस को, रेडियस को आगे एक्सटेंड कर दूं, रेडियस वेक्टर आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, रेडियस आगे की तरफ एक्सटेंड कर दी, और यही तो नॉर्मल है, एन कैप नॉर्मल का भी यही डायरेक्शन है। ठीक है, तो एन कैप और जो रेडियस वेक्टर है एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इस केस में अभी ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर है। तो ओमेगा कितना है बच्चों यहां पर? ए अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर मैं यहां पर कोई ऐसा सरफेस ले लेता हूं ऑफ एनी शेप, ऐसे शेप का ले लिया मैंने। ठीक है, अब यहां पे इसका सेंटर ये मार्क कर दिया कि भाई सेंटर मेरे पास ये है। अब एरिया यहां पर ये चूज किया, अब एरिया ये हो गया। अब मैंने यहां पर रेडियस वेक्टर बनाया, तो रेडियस वेक्टर तो बच्चों ये जाएगा, रेडियस वेक्टर तो ये चलेगा यहां से, जो रेडियस अगर मैं मान लेता हूं आर, तो आर वेक्टर तो ये चलेगा। और अगर मैं इसका एन कैप लू यहां पर इस जगह, यानी एरिया का नॉर्मल, तो एरिया का नॉर्मल आएगा ये, यानी मान लो ये एंगल बन रहा है थीटा के बराबर। ठीक है, तो इस केस में बच्चों जो सॉलिड एंगल होगा, जो जनरल केस होगा सॉलिड एंगल का, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि भाई सॉलिड एंगल यहां पर डी ओमेगा मान लेता हूं, चलिए। ठीक है, और ये छोटा सा एरिया क्या मान लेता हूं मैं? डी ए, या डी एस भी लिख सकता हूं मैं, डी ए ये मान लिया, छोटे से एरिया की वैल्यू डी ए है। तो बेटा यहां पे जब मेरे पास फॉर्मूला तैयार होगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। यहां हम देख रहे हैं एन कैप और एरिया, एन कैप और रेडियस एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, यानी हमें यहां पर क्या लेना है? जो नॉर्मल एरिया है रेडियस के, उसको अपॉन आर स्क्वायर करना है। अब यहां एरिया तिरछा है, तो इसका मैंने कंपोनेंट ले लिया कि भाई एरिया का रेडियस के अलोंग या आर के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, हमेशा थीटा के अलोंग कंपोनेंट कॉस में लिखा जाएगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ओमेगा। ठीक है, तो ये जनरल चीज हो गई मेरे पास, ये जनरल फॉर्मूला हो गया डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
अब यहां जो बताया जा रहा है वो बेटा जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा गॉस थ्योरम, उसका जब हम प्रूफ करेंगे तो इसको मैं एज सच यूज करूंगा इस रिजल्ट को, ठीक है ना। तो अब मैंने बात की यहां पर कि भाई जो एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, इवन ग्रेविटेशनल फील्ड, वहां पर एरिया जो है, ठीक है, कैसा माना जाएगा, एक वेक्टर की तरह कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बात करते, क्लीन कर देते हैं इसको, चलिए क्लीन कर देते हैं। तो तबीयत थोड़ी नासाज है बच्चों, आज गला वाला एकदम गड़बड़ हो रहा है सब। अब बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो दिस फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, फाई, हाई फाई होता है, हाई हटा दी है, फाई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई। जैसे मैंने कहा कि भाई किसी एरिया को, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस रूम में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है, ठीक है, एक मैंने एरिया कॉपी ले ली थी। अब मैं ये देखूं इस कॉपी से, ठीक है, इस कॉपी से कितनी लाइन ऑफ फोर्स आर पार जा रही है, उनको मैं काउंट कर लूं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो दिस नंबर इज सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। यानी जो फील्ड लाइंस होती हैं एसोसिएटेड विद एन एरिया, ठीक है, इज सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, एसोसिएटेड और पासिंग थ्रू एन एरिया, इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल शब्दों में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। या इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन एरिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बोल देते हैं। या टोटल नंबर ऑफ field lines passing through an area is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो जैसे हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं तो दो तरीके से उसको इंडिकेट करते हैं, एक तो फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स उसको क्या बोल रही है, और फिर दूसरा हम उसे एक्सप्लेन करते हैं मैथमेटिकली, यानी डिफाइन करते हैं। तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना होगा, डेफिनेशन बनानी होगी, तो वो हमेशा मैथमेटिकल फॉर्मूले से तैयार होगी। तो डेफिनेशन, तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका डेफिनेशन होता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें तो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, ठीक है, द डॉट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। एरिया चाहे तो एरिया वेक्टर लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। यानी जो आपने लिखा मैथमेटिकली, डेफिनेशन बनाया, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, ई डॉट एस लिख देंगे, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ई एस कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट एस इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। ना थीटा क्या है,
थीटा किसके बीच एंगल है ये? तो थीटा ध्यान रखिए बेटा, जो थीटा जो एंगल है, जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं यहां पर, जैसे बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एक एरिया मैंने इंक्लाइन तिरछा करके रखा, यानी कि ऐसे थोड़ा इंक्लाइन रखा एरिया, इसका नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, तो नॉर्मल बच्चों ये ड्रॉ हो गया, यानी डायरेक्शन ऑफ एरिया ये हो गया। डायरेक्शन ऑफ एरिया किससे पता चलेगा? एन कैप, ठीक है। नाउ ये एन कैप और ई के बीच एंगल थीटा बन रहा है, तो थीटा यहां पर क्या है? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू एरिया। ध्यान रखिएगा, वेयर थीटा किसके बीच एंगल है? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसे लिख देते हैं पूरा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू एरिया। एरिया का जो नॉर्मल है बेटा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, उनके बीच ये एंगल है, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ खास केस देख लेते हैं कि भाई ओरिएंटेशन यानी थीटा की वैल्यू डिफरेंट रख के केस बना लेते हैं कुछ। अब बेटा केस वन, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बेटा थीटा 0 डिग्री है, तो इसका मतलब जो आपका एरिया होगा, नाउ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप आर पैरेलल। एन कैप बेटा तभी पैरेलल होगा जब एरिया इज कैप परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, so its normal is parallel to the direction of electric field. Theta is equal to 0. In this case, phi is equal to es cos 0 degree, and cos 0 degree is 1. तो ये क्या हो गया बेटा? It is es. तो phi की वैल्यू आ गई es. phi हमारे पास कितना हो गया? es के बराबर हो गया। Now next केस देखते हैं। Case 2, if theta is equal to 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई बेटा। अब एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड साइड। अब मैं एरिया ऐसे रखूं पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट्स नॉर्मल आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मैं भी एक ही तरफ बना लेता हूं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बेटा यहां पर एंगल कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आ गया, ठीक है। इस केस में cos 90, वैल्यू ऑफ cos 90 0 हो गया, एज phi इज इक्वल टू e as cos 90 डिग्री, इट इज 0। ये 0 आ गया, तो ये बच्चों कितना हो गया? यानी 0 फ्लक्स है। इसका मतलब ये बेटा, अगर मैं एरिया ऐसे रख देता हूं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नो फील्ड लाइन, कोई भी फील्ड लाइन इसके आर पार नहीं निकलेगी, ठीक है। फील्ड लाइन इसके ऊपर नीचे पैरेलल होके निकल जाएंगी, आर पार कोई नहीं जा पाएगी। इसलिए इस केस में, ठीक है, देयर इज नो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस एरिया। नाउ लास्ट केस 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा यहां पे cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होगी, ठीक है। तो यहां पर अब फ्लक्स अगर मैं निकालूं E s cos थीटा, तो थीटा कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री, ये -ES, ठीक है। कई बार जैसे स्कूल में पूछ सकते हैं या वाइवा के अंदर पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल के अंदर जो वाइवा रहता है, कैन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बी नेगेटिव? यस, इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। यानी फ्लक्स कैन बी नेगेटिव, फ्लक्स पॉजिटिव भी है, 0 भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। अब डायरेक्शन इसकी एसआई यूनिट की बात कर लें। एसआई यूनिट बेटा हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है? phi इज इक्वल टू E s cos थीटा। फिर से पूछ रहा हूं, थीटा इज द एंगल बिटवीन, सोचिए किसके बीच एंगल है? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
नॉर्मल टू एरिया, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इट इज नॉट द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, उसके पैरेलल नहीं है या उसके बीच एंगल नहीं है, ये किसके बीच एंगल है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू एरिया, इस बात का ध्यान रखिए ना बेटा। अब ऐसा यूनिट लिख रहे हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम और एस मीटर स्क्वायर, बेटा कॉस थीटा प्योर रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा ना, तो हमारे पास फ्लक्स का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसे लिख सकते हैं हमसे, ठीक है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसे करके लिख देंगे। एक ऐसा यूनिट और चलता है, हालांकि मैं उसको जब पोटेंशियल डिफरेंस बताऊंगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट लिखूंगा वोल्ट पर मीटर, लेकिन अभी लिख सकते हैं हाल फिलहाल कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर ये रिलेशन हम पढ़ेंगे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है, या पोटेंशियल पढ़ेंगे, तो बेटा अब यहां पे V अपॉन एम वोल्ट पर मीटर इनटू एरिया मीटर स्क्वायर, वन टाइम मीटर कैंसिल आउट, वोल्ट मीटर बहुत यूज होता है बच्चों ये वाला यूनिट, इसके कंपैरिजन में ज्यादा यूज होगा वोल्ट मीटर। बोर्ड कई बार पूछ चुका है 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर, 1 मार्क क्वेश्चन खूब बना के दिया है बोर्ड ने कि भाई आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। साथ में कभी अब तो ऐसे भी बनाते हैं, पहले तो 1 मार्क में ये इतनी ही बात पूछते थे, अब 1 मार्क में क्या करते हैं कि भाई ये पूछ लिया हमें, इंडिकेट या आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द एसआई यूनिट वोल्ट मीटर, फिर साथ में लिखेगा इज इट स्केलर इज इट वेक्टर, ऐसे करके चिपका देगा। तो ध्यान रखिए कैसी क्वांटिटी है फ्लक्स, फ्लक्स कैसा है, फाई डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है बच्चों, यानी स्केलर प्रोडक्ट है, तो स्केलर प्रोडक्ट यानी कि उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है हैविंग नो डायरेक्शन एट ऑल। अब देखो बच्चों यहां पर एक मैं क्वेश्चन बना के इंडिकेट कर सकता हूं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वहां पर हमने क्यूबिकल स्ट्रक्चर रख दिया, तो हमें शो करना है कि भाई उसके थ्रू कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा, यानी हमें क्या करना है, शो दैट देयर इज नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a cube kept in uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी क्यूब को रख दिया गया, ठीक है, तो हमें शो करना है उससे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं करेगा, ठीक है। तो बेटा अगर मैं डायग्रामेटिकली इसको इंडिकेट करूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पहचान है, पैरेलल एंड इक्यू डिस्टेंट, पैरेलल एंड इक्यू डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां क्यूब बना देते हैं, ये क्यूब बना देते हैं, ये बेटा, ठीक है। अब यहां मैं डिफरेंट सरफेसेस मार्क करता हूं, डिफरेंट सरफेसेस मार्क करता हूं, कितने सरफेसेस हो गए, 6 सरफेस हो गए, हमें 6 जगह फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, 6 जगह पे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, 6 सरफेस पर हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1, यहां पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, तो ये पहला सरफेस मैंने ये मान लिया, ठीक है, यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, फाई 1 बेटा E डॉट S। अब इसका आउटवर्ड नॉर्मल प्लॉट कर दें, आउटवर्ड नॉर्मल ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पर है, राइट हैंड साइड, और नॉर्मल कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड, सो एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन इज 180 डिग्री। तो इसे ओपन करते हैं, ES cos 180 डिग्री, इट इज -ES,
ये हो गया। अब इसके अपोजिट आ जाते हैं फटाफट कि भाई ये वाला जो एरिया है इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल एन कैप, ये हो गया। ठीक है, तो बेटा अब यहां पे इसे मान लेता हूं मैं सेकंड सरफेस। अब यहां निकालता हूं फ्लक्स, तो φ2 लिख देता हूं उसे E डॉट एस। बेटा ओपन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एन कैप आर इन द सेम डायरेक्शन, सो थीटा इज इक्वल टू इनके बीच 0 डिग्री। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है, एन कैप ये था, तो थीटा कितना हो गया था 180 डिग्री। यहां थीटा कितना है 0 डिग्री, तो ई एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1, तो ये कितना आ गया प्लस ई एस, ये हो गया। नाउ अब ये ले लेते हैं टॉप सरफेस, इसको मान लेता हूं मैं थर्ड सरफेस। नॉर्मल कहां पर हो गया, नॉर्मल ये हो गया। बेटा थर्ड सरफेस से फ्लक्स φ3 E डॉट एस, बेसिक फॉर्मूला यूज किया ई एस कॉस, अब इनके भी भाई एन कैप वर्टिकली अपवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, तो एंगल कितना बन गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, कॉस 90 यानी 0 के बराबर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इट इज 0। अब बेटा बॉटम वाले उस पर आ जाए, ये डॉट्स बना दिए मैंने बॉटम सरफेस पर, डायरेक्शन ऑफ एरिया आउटवर्ड नॉर्मल, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और ई के बीच एन कैप के बीच में एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और ये लिख लिया मैंने फोर्थ, ये कौन सा बच्चों, फोर्थ एरिया ले लिया बॉटम का। ठीक है, तो बेटा अब यहां पे φ4 निकाल देता हूं मैं, φ4 ये हो गया E डॉट एस, बेसिक फॉर्मूला ई एस कॉस 90 डिग्री, हेंस इट इज 0। अब देखो दो φ1 φ2 क्या है, माइनस ई एस प्लस ई एस, φ3 φ4 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ऐसे अब दो सरफेस मेरे पास रह गए बेटा, एक तो आपके फ्रंट सरफेस है ये वाला, और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप लोगों के सामने, तो इसका एरिया क्या, एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स यू, तुम लोगों की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, इस तरफ, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। तो बेटा ऐसे ही φ5 एंड φ6 कौन सा वाला, इनवर्ड, वहां पर फील्ड कहां पर है, फील्ड राइट हैंड पर है, और आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ हो गया। ठीक है, इसका अंदर की तरफ, तो एंगल अगेन कितना हो गया 90 डिग्री। तो बेटा इसके अंदर भी हम φ6, यहां पर भी फ्लक्स कितना आ गया 0 आ गया। अब नेट फ्लक्स निकालते हैं, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फ्लक्सेस φ1 φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ6। बेटा 4 तो 0 ही है, देखो φ3 0, φ4 0, φ5 एंड 6 0, तो ये 4 तो वैसे ही 0 हो गए। ठीक है, अब φ1 माइनस ई एस प्लस φ2 प्लस ई एस, दे आर ऑल्सो कैंसिल आउट 0। तो हमेशा ध्यान रखिए नेट फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स क्या बनेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर 0 बनेगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी कंसेप्चुअल बात है, ये ही नहीं बच्चों कि मैं यहां सिमेट्रिकल कोई स्ट्रक्चर रखूं तभी 0 होगा फ्लक्स। नो, अगर मैं यहां पर एक कोन रख देता हूं, यही मैं अगर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, अगर इसी में मैं क्या करूं, अब यहीं पर जैसे मैं ऐसे करके इंडिकेट कर दूं कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल। बेटा यहां पे मैंने कोन रख दिया ऐसे करके, ये कोन रख दिया गया। अब मैंने कहा नेट फ्लक्स निकालिए, अगेन नेट फ्लक्स इज 0। ध्यान रखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई भी स्ट्रक्चर रख देंगे, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इससे बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूं यहीं पर कि भाई इसका जो एरिया है, मान लो एरिया जो है सर्कुलर एरिया ए के बराबर है,
ए इज सर्कुलर एरिया, ये है हमारे पास, ठीक है। तो और चाहे तो हम रेडियस भी मार्क कर दें, रेडियस जैसे आर मार्क कर दें, लेंथ मार्क कर दूं मैं, या हाइट एच मार्क कर दूं, या अभी एल लिख देता हूं उसे। लेंथ कितनी है एल, या हाइट एल के बराबर है, ठीक है। तो बेटा अब यहां पे रेडियस कितना है आर, तो यानी ए इज इक्वल टू सर्कुलर एरिया, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं जो सवाल करूंगा भाई, इसके अंदर जो कोन होता है उसमें दो टाइप के सरफेस एरिया हैं, एक तो सर्कुलर हो गया, ये सर्कुलर हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास कैसा, कर्व्ड एरिया हो गया, ये वाला, ये स्लैंट एरिया हो गया यहां पर, ये इस तरीके से, ये स्लैंट एरिया, ठीक है। अब मैं ये कहूं कि जो स्लैंट एरिया है उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स और flux passing through the slant area, इस स्लैंट एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। अब बेटा यहां देखो दो टाइप के सरफेस है, एक तो सर्कुलर, ये पहला सरफेस हो गया फाई 1, यहां से जो पहले मैं मार्क कर देता हूं, पहला सरफेस 1, और जो कर्व्ड है या स्लैंट एरिया है इसको मान लेता हूं मैं 2। तो दो टाइप के मेरे पास सरफेस हो गए, पहला सरफेस ये हो गया सर्कुलर, और दूसरा स्लैंट ये हो गया, ठीक है। इसके थ्रू फ्लक्स फाई 1 और इसके थ्रू फ्लक्स फाई 2। बेटा मैंने कहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखोगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसको रखोगे तो नेट फ्लक्स विल बी 0, तो नेट फ्लक्स 0 होगा। अब मुझे चाहिए फाई 2, स्लैंट एरिया से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो 0 माइनस फाई 1, ये हो गया। भाई फाई 1 को कहां ले जाऊं मैं, उस तरफ ले जाऊं, ठीक है। अब बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चल रही है, थ्रू दिस सर्कुलर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग या टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर है, इसका नॉर्मल मैं ड्रॉ कर लूं, तो नॉर्मल एन कैप ये हो गया, एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो मैं फाई 1 की वैल्यू रखता हूं माइनस। अब बेटा यहां पे फाई 1 जो सर्कुलर सरफेस है उससे निकलने वाला फ्लक्स ई डॉट एस, ओपन करके लिख रहा हूं मैं, ई एस या ई ए, एरिया क्या दे रखा है ए, ई ए कॉस थीटा, थीटा कितना हो गया बेटा, थीटा एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच इस कंडीशन में 180 डिग्री, ये कितना आ गया 180 डिग्री। तो बेटा 180 डिग्री माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो इट इज ई ए। तो बेटा जो स्लैंट एरिया है उससे निकलने वाला फ्लक्स क्या हो गया, ई ए के बराबर, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इतना ही रखते हैं आज, फिर नेक्स्ट लेक्चर में गॉस थ्योरम स्टडी करेंगे।